वेलकम टू मेधा एजुकेशन क्लासेस। और आज हम बात करेंगे सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर एंड हीट बजट। ये ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई मेधा एजुकेशन चैनल। और अगर आपको डेली पीडीएफ्स, डेली करंट अफेयर्स, डेली वोकेबलरीज चाहिए तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन medhaeducationblogspot.com। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ इंसोलेशन। इंसोलेशन मीन्स द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी द अर्थ इज़ द सन। जितनी भी एनर्जी है जो अर्थ की, वो क्या है? अर्थ ही नहीं, जितने भी प्लैनेट है हमारे यूनिवर्स में, उनकी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? उनकी सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। द अर्थ इन रेडिएट्स बैक टू द स्पेस एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन। सन जो भी एनर्जी को क्या करता है, को रेडिएट करता है, उसको बाकी प्लैनेट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। अर्थ भी उनको एब्जॉर्ब करती है। सन इज़ रेडिएटिंग हीट एनर्जी कंटिन्यूसली इनटू द स्पेस। सन हमेशा ही हीट एनर्जी को रेडिएट करता रहता है। जो भी इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं जो अर्थ रिसीव करती हैं, और जो रेडिएट कौन करता है? सन। जो भी सन जो जिन एनर्जीज़ को रेडिएट करता है, यानी जिन एनर्जी को वो इमिट करता है, आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे सन एक एनर्जी इमिट कर रहा है, जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। उसको कौन एक्सेप्ट करता है, उसको कौन रिसीव्ड करता है? उसको रिसीव्ड करती है अर्थ। इसको बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इंसोलेशन। इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, सूर्य की किरणों का झुकाव। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो सूर्य की किरणों का झुकाव होता है, वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारा लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अगर आपको समझना है तो आप मेरा ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। वैसे अब मैं सिंपल शब्दों में बता दूँ तो लैटिट्यूड होता है अगर एक मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, इट्स अ लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूडनल, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल यानी वो एक वर्टिकल लाइन। ये हमारा लैटिट्यूडनल है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल है। तो जो हमारा इंक्लिनेशन ऑफ सन होता है, सनरेज का जो भी इंक्लिनेशन एंगल होता है, वो डिपेंड्स करता है कि अर्थ का लैटिट्यूड कैसा है। द हायर द लैटिट्यूड, जितना ज़्यादा लैटिट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा एंगल कम बनेगा। जितना ही ज़्यादा, ऑब्वियस अगर यहाँ पे एक हम लाइन खींचे तो जितना ज़्यादा ही लैटिट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही कम एंगल बन पाएगा। द एरिया कवर्ड बाय स्लांटिंग रेज इज़ ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ वर्टिकल रेज। यानी सिंपल शब्दों में स्लांटिंग रेज यानी जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल रेज आ रही है, यानी लैटिट्यूडनल रेज आ रही है, वो हमेशा ज़्यादा होगी हमारी वर्टिकल यानी लॉन्गिट्यूडनल रेज से। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना। तो सबसे ज़्यादा होता है द अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर एंड इट्स थिकनेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर डिटरमाइंस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता है। मेरे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड द वेदर। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना की। द अमाउंट ऑफ क्लाउड, जो ट्रांसपेरेंसी होती है एटमॉस्फेयर की, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड कवर है यानी जो बादल हैं वो कितने हैं, उनकी थिकनेस कैसी है, डस्ट पार्टिकल है, अगर मतलब डस्ट पार्टिकल कितने हैं, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें हमारी एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करती हैं। द इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन क्या करता है? ये रिफ्लेक्शन करता है। ये जैसे हमारी अर्थ पे अगर जितनी भी सोलर रेडिएशन आती है, हम जानते हैं ना कि ओजोन जो कि प्रोटेक्ट करता है अर्थ को, किससे? फ्रॉम द यूवी रेज। तो ये क्या होती है, कुछ तो रिफ्लेक्ट होती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है। एटमॉस्फेरिक गैसेस आर ट्रांसपेरेंट टू सोलर रेडिएशन। जो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती है वो सोलर रेडिएशन के लिए क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, ल्यूसेंट होती है। बट सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैन बी एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट सनलाइट। लेकिन जैसे अगर बात करें तो हमारी जो गैसेस होती है वो नहीं रेडिएट करती है, वो नहीं रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी सनलाइट्स को। कौन रिफ्लेक्ट करता है? वो करता है डस्ट पार्टिकल, क्लाउड्स लाइक इन द स्काई। हम इस डायग्राम से इसको समझते हैं। यह है हीट बजट।
हीट बजट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज़ हमारी जो इनकम होती है और हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है, उसमें जो भी हम बैलेंस बनाकर चलते हैं कि हमें इतनी इनकम मिल रही है, इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो हमें कितनी सेविंग करनी है, इन सबको बोलते हैं एक बजट। तो इसको ही हम हीट बजट बोलेंगे। अब हीट बजट को हम एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। द अर्थ मेंटेन्स इट्स टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ इंसुलेशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट लूज बाय थ्रू टेरेस्ट्रियल। यानी कि अर्थ क्या करती है, सन से रेडिएशन को रिसीव करती है और फिर वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट को रिफ्लेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं, इस बैलेंस को बोला जाता है हीट बजट। द गेन्स एंड द लॉस इन द हीट बाय इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन, जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग, इनकमिंग रेडिएशन यानी सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है और पृथ्वी जिस ऊर्जा को इमिट कर रही है, क्योंकि वो पूरी ऊर्जा को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करती। जैसे कि ये देखिए 100% सोलर रेडिएशन आया, ये पास थ्रू द क्लाउड्स, और क्या हुआ 34% उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अर्थ ने कितना एब्जॉर्ब किया, 34%। फिर कुछ जो इसका पार्ट है वो स्कैटर्ड रेडिएशन, यानी कुछ पार्ट इसका स्कैटर हो गया, उसके भी थ्रू 17% ही एब्जॉर्ब हुआ, और जो 14% है वो एटमॉस्फेयर के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ। रिफ्लेक्ट कितना हुआ, बाय क्लाउड्स -27, और अर्थ ने कितना रिफ्लेक्ट कर दिया, -2, यानी उसने जितना रिफ्लेक्ट कर दिया, और स्पेस ने कितना रिफ्लेक्ट कर दिया, -6। तो यही है कि जो हमारी सन से जो भी रेज आती हैं पृथ्वी पे, आप इसको इमेजिन करते जाइएगा इस डायग्राम को, तो अर्थ कुछ ही अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करती है, बाकी अमाउंट ऑफ हीट को वो क्या कर देती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द टोटल इंसुलेशन रिसीव्ड एट द आउटर लिमिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिटर्न टू द स्पेस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म बाय स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द क्लाउड. Small dust particles has no part in heating under the earth, or its atmosphere is called the earth albedo. Earth albedo यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है, जो भी अर्थ जो उसको रिसीव करती है, जो भी रेडिएशन अर्थ रिसीव करती है, जो रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम द क्लाउड, इसको क्या बोलते हैं, हीट बजट। और अर्थ एल्बिडो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है। अब हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द प्लेस इज द डिग्री ऑफ हीट कंटेंट इन द एयर। इन सिंपल वर्ड्स, टेम्परेचर इज मेजर्स ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। इट इज़ द कंडीशन विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कहते हैं ना कि जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर मूव करता है। तो टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हीट होता है, जो कि हमेशा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम हायर प्रेशर, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर एनोमली क्या होता है, तापमान की जांच। सामान्य परिस्थितियों में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है, यानी कि जो हमारा इक्वेटर होता है, उससे जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा घटता है। क्यों, इसको सिंपल से हम ऐसे समझते हैं, जो इक्वेटर होता है यानी ज़ीरो लाइन, जब सन से रेज आती है तो वो मैक्सिमम किस पे पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। ये जो 3 रीजन होते हैं, इन पे सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है, जिस वजह से ये थोड़े हॉटेस्ट एरियाज़ माने जाते हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, और हमारे यहाँ भी टेम्परेचर मीडियम रहता है। तो ये क्या करती है, ये डिपेंड्स करता है कि हमारा जो इक्वेटर है वहाँ पे कितनी हीट है, और जैसे जैसे हम पोल्स पे जाते हैं, जैसे कि हम अगर अंटार्कटिक वाले, आर्कटिक वाले रीजन पे जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे यहाँ वहाँ पे ज़्यादातर बर्फ़ पाई जाती है। तो यानी जो हीट होती है, आपको सिंपल ये याद करना है, पीटी फैक्ट्स के तौर पे ये पूछा जा सकता है कि इक्वेटर पे हीट ज़्यादा होती है कि पोल्स पे। इक्वेटर पे हीट ज़्यादा होती है, जैसे जैसे हम पोल्स पे जाते हैं तो वो घटती है। तो ये वो जो स्टेटमेंट है इसको क्रॉस करके भी दे सकता है। फैक्टर्स लाइक, कौन कौन से फैक्टर डिपेंड होते हैं, जो टेम्परेचर के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड कितना है, डिस्टेंस ऑफ प्लेस कितना है फ्रॉम द सी, यानी हमारा जो प्लेस है, यानी जो भी लाइक अमेरिका, तो वो सी लेवल से कितना दूर है, क्लाउड कवर कैसा है, हवा कैसी है, अफेक्ट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है
वो कैसा है, क्योंकि हर जगह टेम्परेचर ट्रॉपिक ऑफ जैसे कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हर जगह डिफरेंट है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन mean temperature of any place and mean temperature of its latitude, then it is called as temperature anomaly or thermal anomaly. It can be positive or negative. Thermal जो anomaly है वो positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है। अब thermal anomaly होता क्या है, किसी स्थान की जो एवरेज टेम्परेचर होता है और उसका जो लैटिट्यूड होता है उसका एवरेज टेम्परेचर। सिंपल शब्दों में किसी कोई भी प्लेस है उसका जो भी एवरेज टेम्परेचर होता है माइनस किसी अक्षांश के, यानी लैटिट्यूडनल जो उसका अक्षांश है, लैटिट्यूड है, उसके बीच जो उसके एवरेज के बीच जो डिफरेंस है उसको क्या बोला जाता है, थर्मल एनोमली। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कैन अकर एन एनी प्लेस। जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है वो किसी भी प्लेस पे हो सकता है, बट इट इज़ मोस्टली फाउंड इन माउंटेन वैलीज। यानी जो भी रेज आती है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। माउंटेन जो हमारे रॉक्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उन्हीं को ही बोला गया है जो कि जो सबसे ज़्यादा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है वो कहाँ पाया जाता है, माउंटेन वैलीज में पाया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एयर ड्रेनेज टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी एयर ड्रेनेज टेम्परेचर इन्वर्जन, क्योंकि इससे हीट एब्जॉर्ब भी होती है प्लस हीट रिफ्लेक्ट भी होती है। टाइप ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, रेडिएशन कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले रेडिएशन इन्वर्जन होता है, वेरी कॉमन इन प्लेन एरियाज ड्यूरिंग द विंटर सीजन ड्यू टू इंटेंस कूलिंग ऑफ सरफेस एयर बिकॉज ऑफ रैपिड रेडिएशन। सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन इन्वर्जन देखा गया है वो कहाँ पे देखा जाता है, जैसे प्लेन एरियाज़ होते हैं, जैसे ये यूपी वगैरह, यहाँ पे क्या होता है, रेडिएशन इन्वर्जन देखा जाता है, क्योंकि इसमें हीट तो एब्जॉर्ब होती है, साथ ही साथ जब कूलिंग ज़्यादा हो जाती है, इंटेंस कूलिंग हो जाती है, तो ये रेडिएशन बहुत जितनी तेज़ी से ये लोग जितनी तेज़ी से जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उतनी तेज़ी से ये क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट भी करते हैं। अब हम देखते हैं एडवेक्शन इन्वर्जन अकर्स एट एनी प्लेस वेयर वार्म एयर ब्लोज ओवर कोल्ड सरफेस सच एज स्नो। ये किन प्लेसेस पे पाया जाता है, जैसे कोल्ड सरफेस होते हैं जैसे स्नो, और उसके ऊपर जो वार्म एयर ब्लो होती है, यानी जो गर्म हवा ब्लो होती है, गर्म हवा बहती है, उसको बोलते हैं उत्क्रमण इन्वर्जन यानी एडवेक्शन इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन ये इंपॉर्टेंट है, जब गर्म हवा ठंडी हवा के द्रव्यमान पर बढ़ जाती है, व्हेन वार्म एयर राइजेस ओवर अ कोल्ड एयर ऑफ मास, यानी जब कोल्ड एयर के ऊपर वार्म एयर हो जाए यानी गर्म हवा हो जाए। दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन अकर इन द मिड लैटिट्यूड वेयर कोल्ड पोलर एयर मिक्स विद वार्म सब ट्रॉपिकल एयर। लॉट्स ऑफ फॉग डेवलप्ड एट जंक्शन। जब ये यानी वार्म एयर और जो कोल्ड एयर जब मिलेंगे फ्रंटल इन्वर्जन में, तो क्या डेवलप्ड होता है, तब वहाँ पे डेवलप्ड होता है फॉग। और ये किस रीजन में पाया जाता है, ये पाया जाता है मध्य अक्षांशों में, और कहाँ पर, जो सब ट्रॉपिकल एयर होती है वहाँ पर। ये अब इस डायग्राम से हम समझते हैं, ये हमारा है इक्वेटर जो कि हमारी है 0 डिग्री लाइन, ये है हमारा है नॉर्थ पोल, यहाँ पे हमारा प्राइम मेरिडियन टाइम भी होता है, लाइन भी होता है, और ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ, ये टेम्परेट जोन है, ये भी हमारा टेम्परेट जोन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर हम जाते हैं तो 23.5 ये हमारा क्या है, ये नॉर्थ है, और फिर इसके ऊपर 66.5 ये भी हमारा नॉर्थ है। फिर हम आते हैं 23.5, इसको 23.5 भी बोलते हैं, तो ये कितना है 23.5 साउथ है, और ये 66.5 ये साउथ है। ये आपको याद करना है कि इक्वेटर, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हमारा टेम्परेट जोन होता है। और ट्रॉपिक्स जो जोन होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, उससे ऊपर वार्म होता है, उससे ऊपर कोल्ड होता है। कोल्ड एरियाज जैसे अंटार्कटिक और आर्कटिक, उसमें सिर्फ स्नो वगैरह पाई जाती है। तो हियर वी एंड द सेशन। सब्सक्राइब मेधा एजुकेशन चैनल, और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन medhaeducation blogspot.com and do like and share and give your feedback in comment section. Thank you.